नमस्कार मित्रों, आप हैं A+ अकेडमी में। मैं ज्ञानेश चतुर्वेदी आपको इतिहास पढ़ा रहा था और इतिहास का जो लेक्चर था उसके क्रम में आज का जो टॉपिक है वो है ताम्रपाषाण काल, जिसको हम लोग बोलते हैं चारकोलिथिक पीरियड। जो लास्ट वीडियो था हम लोगों का, उसमें हम लोगों ने बात की थी मानव के उद्विकास की। उससे पहले हम लोगों ने बात की थी प्रागैतिहासिक काल की, आद्य ऐतिहासिक काल की और ऐतिहासिक काल की। जो प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में पढ़ा था। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट पर या चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, इसको हम लोग बोलते हैं चारकोलिथिक पीरियड। चारकोलिथिक पीरियड, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो सभ्यताएं हैं, मालवा संस्कृति कहाँ से संबंधित है, गणेश्वर संस्कृति कहाँ से संबंधित है, आहार या आहड़ संस्कृति कहाँ से संबंधित है, दैमावाद एक जगह है दक्षिण भारत में, या हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में, वहाँ से ताम्रपाषाण कालीन के कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, जो अगर हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के कौन कौन से स्थल हैं, तो किस किस कृषि को करते थे ये लोग, कौन कौन सी खेती करते थे, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो जो मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु थी वो कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? तांबा थी, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? तांबे के प्रयोग के कारण ताम्रपाषाण काल पड़ गया। अब ताम्रपाषाण काल के बाद हम लोग बात करेंगे इसी में, जो हम लोग बात कर रहे हैं आद्य ऐतिहासिक काल की, ठीक है ना। अब इसी में ताम्रपाषाण काल के बाद आएगा कांस्य युगीन सभ्यता, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी बात करेंगे। अब जो तांबे का प्रयोग था, यानी कि जो मानव ने प्रयोग की सबसे पहली धातु वो कौन सी थी? तो कौन सी थी? तांबा थी। अब जो मानव प्रयोग करता था औजार, पाषाण काल में पत्थर का प्रयोग करता था। अब ये ताम्र का मतलब क्या हो गया? तांबा। और तांबा और पत्थर इन दोनों का सम्मिलित रूप से प्रयोग करता था औजार बनाने में, और जिनका उपयोग करता था शिकार करने में, या कह सकते हैं जो रहन सहन था उसमें प्रयोग में लाता था। अब हम लोग बात करते हैं कुछ संस्कृतियां हैं जो ताम्रपाषाण काल के से संबंधित हैं, कुछ ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हैं और कुछ ऐसी हैं जो सिंधु सभ्यता के बाद में आई, लेकिन वहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं वो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के मिले हैं, जिससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये लोग तांबे से परिचित थे, क्योंकि हमें जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, खुदाई के बाद जो अवशेष मिले हैं उनसे तांबे के औजार या तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में, मालवा संस्कृति। तो अगर हम लोग बात करें मालवा संस्कृति, तो मालवा संस्कृति कहाँ से संबंधित है? पहली बात तो ठीक है ना, तो ये हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। कितनी पुरानी है? तो ये लगभग 5000 ईसा पूर्व पुरानी है, ठीक है ना। और दूसरी हम लोगों ने क्या बात की, कहाँ से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। अब मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है तो कोई ना कोई नदी रही होगी, तो ये अगर बात करें तो ये नर्मदा नदी के आसपास की बात है। कहाँ की सभ्यता है? तो नर्मदा नदी के पास की सभ्यता है। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो सबसे उच्च क्वालिटी के जो मृदभांड हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, वो प्राप्त हुए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर्वोत्तम क्वालिटी के जो मृदभांड हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं मालवा संस्कृति से, यानी कि जो मध्य प्रदेश के आसपास का एरिया है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड, जो दूसरी संस्कृति है ताम्रपाषाण कालीन में, उसको बोलते हैं गणेश्वर संस्कृति। उसका क्या नाम है? गणेश्वर संस्कृति। अब गणेश्वर संस्कृति की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है ये कितना पुराना है? ये लगभग है 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व, 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व पुरानी है। अब एक जगह है राजस्थान में बनास नदी, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये किस नदी के आसपास की है? तो ये बनास नदी के आसपास की सभ्यता है, बनास नदी के आसपास की सभ्यता है, जिसके कारण से क्या कहा गया? तो बनास संस्कृति भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो बनास संस्कृति कहा जाता है, ठीक है। अब है कहाँ ये?
तो कहाँ है, तो राजस्थान में है। राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो ये राजस्थान में कहाँ पे है, ये राजस्थान में सीकर जिले के पास है। कहाँ पे है, तो राजस्थान में सीकर जिले के पास है, जहाँ से उत्खनन हुआ और उत्खनन के बाद में जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो इस टाइम पीरियड की हैं। लगभग 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व पुरानी हैं और बनास नदी के पास है, तो इसलिए इसको बनास संस्कृति कह दिया गया। यहाँ से क्या क्या मिला अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से क्या मिला, तांबे के तीर मिले, भाले मिले, ठीक है ना, और जो मछली पकड़ी जाती है, ठीक है ना, मछली पकड़ने के कांटे, मछली पकड़ने के कांटे, ठीक है ना, मछली पकड़ने के कांटे मिले यहाँ से, ठीक है। अब और बात करते हैं और क्या मिला यहाँ से, तो जैसे कि अगर हम लोग आगे बात करें, ठीक है ना, कि तीर ये भी किसके बने थे, तांबे के बने थे, भाले ये भी किसके बने थे, तांबे के बने थे, मछली पकड़ने के कांटे थे ये भी किसके बने थे, और कुछ छोटी छोटी सुइयां भी मिली, किसकी बनी थी, वो भी तांबे की बनी थी। एक स्पेशल बात क्या थी, ये जो वस्तुएं यहाँ से मिली हैं इनमें जो तांबे का प्रतिशत था वो लगभग 99% था, यानी कि तांबे का प्रतिशत, यानी कि तांबे की जो मात्रा थी इन वस्तुओं में ये कितनी थी, तो लगभग 99% थी, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी संस्कृति की। जो तीसरी संस्कृति है इसको हम लोग बोलते हैं आहार संस्कृति। आहार संस्कृति जो है, आहार संस्कृति, इसके अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें ये लगभग 2100 से 1400 ईसा पूर्व है। कितना है, 2100 से 1400 ईसा पूर्व। अब 2100 से 1400 ईसा पूर्व पुरानी है आहार संस्कृति। ये जो संस्कृति है यहाँ पर तांबे का भंडार मिला है, जिसको बोला जाता है ताम्रवती, एक नाम आएगा ताम्रवती। ताम्रवती मतलब तांबे का स्थान या तांबे का भंडार कह सकते हैं, तांबे का स्थान, ठीक है। अब ताम्रवती किससे संबंधित है, आहार संस्कृति से संबंधित है। ये संस्कृति कहाँ पाई गई, तो ये जो पाई गई है ये पाई गई है दक्षिण पूर्व राजस्थान में। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो संस्कृति पाई गई है इसे आहार संस्कृति कहा गया। कहीं कहीं इसको आहार संस्कृति भी कहते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं आहार संस्कृति, ठीक है, आहार संस्कृति भी कहते हैं। कहाँ पे पाई गई, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई गई, ठीक है ना। अब एक जगह का नाम है गिलुंड, आहार संस्कृति के अंतर्गत ही आता है, क्या नाम है, गिलुंड। गिलुंड, अब गिलुंड से कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं, जैसे कि गिलुंड से प्राप्त हुआ है अग्निकुंड, ठीक है ना, क्या प्राप्त हुआ, अग्निकुंड, अग्निकुंड, ठीक है ना। पकी हुई ईंटें प्राप्त हुई, पकी हुई ईंटें प्राप्त हुई, और टेराकोटा, टेराकोटा, ये सारी चीजें कहाँ से प्राप्त हुई, तो ये सारी चीजें गिलुंड नामक एक स्थान है, ठीक है ना। अब गिलुंड स्थान है कहाँ पे, तो ये है राजसमंत, राजसमंत, जो राजसमंत जिला है राजस्थान का, वहां से प्राप्त हुए, ठीक है। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो टाइम पीरियड है ये लगभग अगर इस टाइम पीरियड की बात करें तो ये हड़प्पा कालीन टाइम पीरियड के इक्वल है। जो हड़प्पा सभ्यता है ये लगभग जो कार्बन डेटिंग पद्धति है उसके आधार पर कितनी पुरानी है, तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व पुरानी है। तो जो ये टाइम पीरियड है 2100 से 1400 ईसा पूर्व, ये लगभग किसके समकालीन है, तो हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। तो क्वेश्चन आता है पेपर में कि हड़प्पा संस्कृति के समकालीन कौन सी ताम्रयुगीन संस्कृति है, तो उसका नाम क्या है, आहार संस्कृति या आहार संस्कृति। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है, ठीक है, ये हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट संस्कृति की। जो नेक्स्ट संस्कृति है इसको हम लोग बोलते हैं जोरवे संस्कृति। इसका नाम क्या है, जोरवे संस्कृति। और ये जो जोरवे संस्कृति है ये कहाँ से संबंधित है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें किस एरिया की है, तो ये पश्चिमी महाराष्ट्र, वैसे तो बोलेंगे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी कहाँ, तो पश्चिमी महाराष्ट्र। कितनी पुरानी है, तो ये लगभग 1400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व पुरानी है, ठीक है। अब है कहाँ पे ये, तो महाराष्ट्र में है। अब अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे स्थान हैं, जैसे कि दायमाबाद, यहाँ से काफ़ी वस्तुएं भी मिली हैं। दायमाबाद, एक पुणे के पास जगह है चंदौली,
पुणे के पास एक जगह है चंदौली। आगे हम लोग बात करें नासिक, नासिक से भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, नासिक। आगे अगर बात करें सोनार गांव, सोनार गांव, सोनार गांव, यहाँ से भी ताम्रयुगीन जो जोरवे संस्कृति है इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक महत्वपूर्ण है ईनाम गांव, यहाँ से भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ईनाम गांव, ठीक है, ईनाम गांव। तो जो जोरवे संस्कृति है उसके महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं? पहला है दायमाबाद, चंदौली, नासिक, सोनार गांव और ईनाम गांव, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें पूरी की पूरी ताम्र पाषाण काल संस्कृति जो है इसका सबसे अधिक उत्खनन कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ कि तो जोरवे संस्कृति में हुआ, या हम कह सकते हैं कि पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है ना। तो पॉइंट बना के लिख लेते हैं इसको, क्या होगा कि ताम्र पाषाण काल संस्कृति, यानी कि इस संस्कृति का सर्वाधिक शोध कार्य, सर्वाधिक शोध कार्य जो हुआ है तो वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है आपका पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। अगर हम लोग बात करें जैसे दायमाबाद जो है, ठीक है ना, जो दायमाबाद है, ये जो दायमाबाद है ये सबसे बड़ा स्थल है ताम्र पाषाण काल के जितने भी स्थल खोजे गए हैं उनमें कैसा है, तो ये सबसे बड़ा है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे, एक आपका ये दायमाबाद है और एक है ईनाम गांव, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, जो लास्ट है आपका, जो लास्ट संस्कृति है इसको बोलते हैं कायथा संस्कृति। ये जो कायथा संस्कृति है ये कहाँ से है? तो ये कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश से संबंधित है। और ये जो संस्कृति है ये कितनी पुरानी है? तो अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग 2000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व पुरानी है, ठीक है। इसका जो स्थान है वो कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और नदी अगर बात करें तो चंबल नदी के पास है। कहाँ है? चंबल नदी के पास है, ठीक है। अब हम लोग कायथा संस्कृति में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है ना। कायथा जो संस्कृति थी, यहाँ जो मकान वगैरह मिले हैं वो किसके मिले? कच्ची ईंटों के थे, और कच्ची ईंटों के गोलाकार मकान थे। कैसे थे? कच्ची ईंटों के गोलाकार मकान, गोलाकार मकान, ठीक है। ये लोग पक्की ईंटों से परिचित थे, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने बात की थी पकी हुई ईंटें मिली हैं गिलुंड से, ठीक है ना। लेकिन जो कायथा संस्कृति है वहाँ पर मकान जो प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं? वो कच्ची ईंटों के हैं। और कैसे हैं? तो कैसे हैं? गोलाकार हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक घर ऐसा मिला है कायथा संस्कृति में, उससे 29 कंगन क्या मिले हैं? 29 कंगन मिले हैं। किसके हैं? सारे के सारे तांबे के हैं। और 2 जो हैं वो अद्वितीय कह सकते हैं कि कुल्हाड़ी, जिसको लकड़ी काटने वाली जो कुल्हाड़ी होती है वो मिली है। तो 2 अद्वितीय कुल्हाड़ियां मिली हैं, 2 अद्वितीय कुल्हाड़ियां मिली हैं, ठीक है ना। तो कायथा संस्कृति से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला क्या है कि मकान कैसे थे? कच्ची ईंटों के थे, ठीक है। और कैसे थे? गोलाकार थे। दूसरी पॉइंट क्या है? एक घर ऐसा मिला है जिससे 29 कंगन मिले हैं हाथ में पहनने वाले, और सारे के सारे किसके हैं? तांबे के हैं। और 2 तांबे की अद्वितीय कुल्हाड़ियां मिली हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं नवदा खोली, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नवदा खोली। यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में। नवदा खोली जो जगह है ये किसकी है? तो कायथा संस्कृति की है, ठीक है ना। ये जो कायथा संस्कृति की जगह है नवदा खोली, इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की HD सांकलिया ने। किसने की? HD सांकलिया। और HD सांकलिया ने जो इसकी खोज की, ये क्या थे? तो ये पूना यूनिवर्सिटी से थे, ठीक है ना, पूना यूनिवर्सिटी के थे। यहाँ से क्या मिला? तो जो नवदा खोली है यहाँ से मिले चित्रित मृदभांड मिले हैं, और वो किस कलर के हैं? तो काले हैं, चित्रित काले मृदभांड मिले हैं, ठीक है। ये कहाँ से मिले? नवदा खोली से मिले हैं। सेकंड अगर हम लोग बात करें क्या मिले? यहाँ पर सभी अनाजों के साक्ष्य मिले हैं, जितने भी फसलों से परिचित थे ताम्र युगीन सभ्यता के लोग, वो सारे के सारे साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो नवदा खोली से मिले हैं। तो हम कह सकते हैं सभी फसलों के साक्ष्य मिले हैं। तो सभी फसलों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं?
तो सभी फसलों के जो साक्ष्य मिले हैं वो नवदाखोली से मिले हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई नॉर्मली। सबसे पहले हम लोगों ने बात की किसकी, कि तांबे जो धातु थी, तांबा जो धातु थी उसका प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया। अब तांबे के साथ साथ पत्थर का प्रयोग करता था, जिसके कारण से ताम्र पाषाण काल कह दिया गया। ये सारे प्रमाण कैसे मिले, तो पुरातात्विक साक्ष्यों से मिले, खुदाई से मिले। ठीक है ना। अब ताम्रयुगीन सभ्यता के समकालीन जो संस्कृतियां हैं, सबसे पहली आपकी मालवा संस्कृति 5000 ईसा पूर्व पुरानी है। ये मध्य प्रदेश के आसपास है और नर्मदा नदी जो है उसके आसपास की संस्कृति है। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे सर्वोत्तम जो उच्च क्वालिटी के मृदभांड मिट्टी के बर्तन थे वो प्राप्त हुए। उसके बाद हम लोगों ने बात की गणेश्वर संस्कृति। ये लगभग 2800 से 2200 ईसा पूर्व पुरानी है। ठीक है। अब जो गणेश्वर संस्कृति है कहाँ की, तो सबसे पहले नदी की बात करें तो ये बनास नदी के आसपास की है। बनास नदी कहाँ बहती है, राजस्थान में बहती है, जिसके कारण इसका नाम क्या हो गया, बनास संस्कृति हो गया। अब यहाँ से क्या क्या मिला, यहाँ से तीर मिले हैं, भाले मिले हैं, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, सुई मिली है। सारी की सारी किसकी बनी थी, तांबे की बनी थी। कितना तांबा है इनमें, तो कितना तांबा है, 99% तांबा है इनमें। अगला है आपका तीसरी है आहार संस्कृति, इसे आहार संस्कृति भी कहते हैं। यहाँ पर एक स्थान है ताम्रवती, जिसे क्या बोला गया, तांबे का स्थान। ठीक है ना। अब ये है कहाँ पे, तो ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। ठीक है। अब एक जगह है गिलुंड। गिलुंड कहाँ है, राजसवंत में है, राजसवंत राजस्थान में। यहाँ से क्या क्या मिला, अग्निकुंड मिला, यहाँ से पकी हुई ईंटों का साक्ष्य मिला यहाँ से, और टेराकोटा। ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली, तो गिलुंड से मिली। ठीक है। अब हम लोगों ने टाइम पीरियड की बात की थी, 2100 से 1400 ईसा पूर्व है। तो ये जो है संस्कृति, आहार संस्कृति, ये हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। ठीक है। अगली बात करते हैं जोरबे संस्कृति। जोरबे संस्कृति कहाँ की है, तो इसका टाइम पीरियड है 1400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। कहाँ की है ये, तो ये कहाँ की है, आपकी महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी अगर हम लोग बात करें तो पश्चिमी महाराष्ट्र में के जो स्थान हैं वो अधिक हैं। ठीक है। अब ये महाराष्ट्र की है, तो जो जगह हैं वो दायमाबाद, चंदौली पुणे के पास है, ये नासिक, सोनार गांव और इनाम गांव, ये सारी की सारी जगह कौन सी हैं, तो जोरबे संस्कृति से संबंधित हैं। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें ताम्रपाषाण काल की, तो ताम्रपाषाण काल का जो सर्वाधिक शोध कार्य हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है। अगली संस्कृति है कायथा संस्कृति। जो कायथा संस्कृति है ये लगभग 2000 से 1800 ईसा पूर्व पुरानी है। ठीक है ना। चंबल नदी के आसपास की संस्कृति है। चंबल नदी के आसपास की बात करें तो मध्य प्रदेश के पास की संस्कृति है। ठीक है ना। यहाँ पर जो मकान मिले हैं वो कच्ची ईंटों के बने हैं। कच्ची ईंटों के बाद भी मकान की प्रकृति कैसी है, तो गोलाकार है। ठीक है ना। दूसरी बात करें, जो एक घर ऐसा मिला है जिससे 29 कंगन मिले हैं। ठीक है ना। 29 कंगन मिले हैं। अब जो कंगन हैं वो कैसे हैं, तो तांबे के बने हैं। ठीक है ना। और दो जो कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, ठीक है ना, दो क्या मिली हैं, कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। जो कुल्हाड़ियाँ हैं तो वो हैं कैसी, तो स्पेशल टाइप की कुल्हाड़ियाँ हैं। ठीक है ना। और किसकी बनी हैं, तो तांबे की बनी हैं। तो ये सारी की सारी बात हो गई संस्कृतियों से संबंधित। ठीक है। किससे संबंधित है, संस्कृतियों से। और ये हैं कैसे रिलेटेड, तो ताम्रपाषाण काल से रिलेटेड हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दायमाबाद और इनाम गाँव की। ठीक है। तो दायमाबाद जो स्थान है वो किसका है, तो किसका है, हम लोग अगर बात करें तो जोरबे संस्कृति का है। और जो जोरबे संस्कृति का दायमाबाद गांव है, यहाँ से क्या क्या मिला। और दूसरा है आपका इनाम गांव, यहाँ से क्या क्या मिला, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आया है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दायमाबाद की, तो दायमाबाद से क्या मिला, तो एक रथ मिला है। कहाँ से मिला है, दायमाबाद से। पहला लिखो दायमाबाद, दायमाबाद। यहाँ से किसका रथ मिला है, तांबे का रथ मिला है। ठीक है ना। यह हम कह सकते हैं कि तांबे का एक विशाल रथ मिला है। ठीक है। दूसरी बात करें बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि जो रहने लोग रहते थे इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, जो दायमाबाद है ये ताम्रपाषाण काल जो है उसका सबसे बड़ा स्थल है। कैसा है, तो सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, जैसे कि सांड, घोड़ा, हाथी, रथ, सांड, घोड़ा, हाथी, रथ, और एक मनुष्य की भी मूर्ति मिली है तांबे की। ठीक है ना। तो मनुष्य की जो तांबे की मूर्ति मिली है वो भी कहाँ से मिली है, तो मनुष्य तांबे की मूर्ति। ठीक है ना। ये भी कहाँ से मिली है आपके, तो कहाँ से मिली है, आपकी दायमाबाद से मिली है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली, दायमाबाद से मिली। अब हम लोग बात करते हैं इनाम गाँव। इनाम गाँव से क्या क्या मिला। इनाम गाँव की अगर हम लोग बात करें,
यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो क्या मिला, मातृ देवी की प्रतिमा मिली। क्या मिली, मातृ देवी की प्रतिमा। और यहाँ पे एक घर मिला है, ऐसा घर था जिसमें 5 कमरे थे, तो एक क्या मिला, 5 कमरों का घर मिला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो घर वगैरह थे वो उनका दुर्गीकरण था, किलेबंदी थी, उसकी बात करते हैं। एक कॉमन पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग मध्य प्रदेश में कायथा, मध्य प्रदेश में कायथा, अभी हम लोगों ने बात की थी कायथा संस्कृति की, ठीक है। उसके बाद एरड़, एरड़ ये भी एक स्थल है कायथा संस्कृति का, ठीक है ना। तथा पश्चिमी महाराष्ट्र, तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में कौन सा है, ईनाम गांव, ईनाम गांव। ये जो 3 चीजें हैं, कौन सी, मध्य प्रदेश में कायथा एवं एरड़, कायथा और एरड़। पश्चिमी महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो ईनाम गांव, ठीक है ना। यहाँ पर जो बस्तियां थीं, ठीक है ना, जो लोग रहते थे उनकी क्या थी, किलेबंदी थी, किलेबंदी थी, या हम कह सकते हैं कि दुर्गीकरण था। तो दुर्गीकरण और किलेबंदी के साक्ष्य कहाँ से मिले, 3 चीजें याद रखनी, कायथा, एरड़ और ईनाम गांव। यहाँ इन तीनों जगह से क्या मिला है, दुर्गीकरण का साक्ष्य मिला है, यानी कि जो मकान थे, जो बस्तियां थी, उनकी क्या की गई थी, किलेबंदी की गई थी, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें हैं, ये किससे संबंधित हैं, तो ताम्र पाषाण काल से संबंधित हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं, कुछ बात है कृषि की, ठीक है ना, कौन कौन सी खेती होती थी, यानी कि ये जो ताम्र पाषाण काल के लोग थे वो किस किस अनाज से परिचित थे, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दलहन की, तो ये दलहन से परिचित थे। उसके बाद हम लोग बात करें गेहूं की, तो ये गेहूं से भी परिचित थे। हम लोग बात करें जौ की, तो ये जौ से भी परिचित थे। इसका मतलब ये क्या, ये खेती करते थे, ठीक है ना, कृषि के अच्छे जानकार थे। अब कृषि की बात करें तो कौन कौन सी हैं, कृषि, गेहूं, जौ, दलहन, चावल, चावल बोले धान आदि से परिचित थे, आदि से परिचित थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें ये तो बात हुई कृषि की, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि ताम्रपाषाण काल के उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ से प्रमाण मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मेरठ और सहारनपुर, मेरठ और सहारनपुर 2 जगह हैं जहां से ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें ये लोग शव को कैसे दफनाते थे, तो जो शव को दफनाने की प्रक्रिया थी वो अलग अलग मिली है, ठीक है ना। अगर हम बात करें शव के संस्कार की, जो अंतिम संस्कार की विधियां थीं, वो महाराष्ट्र में जो मृतक थे वो उत्तर से दक्षिण दिशा में थे। अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में जो मृतक थे उनका जो शव था वो कैसा था, उत्तर से दक्षिण दिशा में था, ठीक है ना। तो उनका सिर कैसा रहता था, उत्तर दिशा में रखा जाता था। किंतु अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, ठीक है ना, अगर हम लोग दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जो शव थे वो कैसे थे, तो वो जो शव थे दक्षिण भारत के वो पूर्व से पश्चिम दिशा में थे। कैसे थे, पूर्व से पश्चिम दिशा में थे, ठीक है ना। पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ऐसे थे, और अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ऐसे थे, ठीक है। तो शव को जो दफनाया जाता था, जो अंतिम संस्कार था वो अलग अलग होता था, अगर उत्तर भारत की यानी कि महाराष्ट्र के तरफ की और दक्षिण भारत की बात करें तो, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें किस किस जानवर से परिचित थे, यानी कि एनिमल कौन कौन से जानते थे ये, तो सबसे पहले गाय, भैंस, बकरी, ठीक है ना, गाय, भैंस, बकरी, सूअर, इनको तो ये लोग कह सकते हैं पालते थे, ठीक है ना। लेकिन शिकार किसका करते थे, तो ये हिरण का शिकार करते थे, हिरण का क्या करते थे, शिकार करते थे ये, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज अलग से हैं। कौन कौन सी कृषि करते थे, गेहूं, जौ, दलहन और धान आदि से परिचित थे, आदि की खेती करते थे या आदि की खेती में प्रवीण थे।
उत्तर प्रदेश से ताम्र पाषाण काल के कौन कौन से स्थल मिले हैं, तो मेरठ और सहारनपुर मिला है। उसके बाद हम लोगों ने बात की जो शव है उसका अंतिम संस्कार या शवाधान जो है वो कैसे था, तो महाराष्ट्र में कैसे था, तो वो उत्तर से दक्षिण दिशा में था। और अगर हम लोग बात करें कि दक्षिण भारत में कैसे था, तो वो पूर्व से पश्चिम दिशा में था। नेक्स्ट पॉइंट की बात की हमने कौन कौन से जानवरों को जानते थे, तो गाय, भैंस, बकरी और सुअर। गाय, भैंस, बकरी और सुअर, इन चार को तो पालते थे, ठीक है ना। लेकिन शिकार किसका करते थे, तो हिरण का करते थे। हिरण का क्या करते थे, शिकार करते थे। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आपके, किससे संबंधित हैं, ताम्र पाषाण काल सभ्यता से संबंधित हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कुछ मृदभांडों की। चित्रित और धूसर मृदभांड जो हैं उनकी शुरुआत कैसे हुई और किस किस काल में किस किस टाइप के मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन प्रचलित थे, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो काले और लाल मृदभांड थे, ठीक है ना। अब पहले तो आप अपनी कॉपी में एक हेडिंग डालिए, चित्रित एवं धूसर मृदभांड की शुरुआत, ठीक है। चित्रित एवं धूसर मृदभांड की शुरुआत। अब इसमें हम लोग बात करेंगे किसके विकास का, जो मिट्टी के बर्तन हैं उनका विकास कैसे हुआ उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो पहला है आपका वो है काले तथा लाल मृदभांड, ठीक है ना। तो जो काले और लाल मृदभांड थे ये कहां से थे, तो ये ताम्र पाषाण काल से थे। ताम्र पाषाण काल से, और ये कहां तक थे, तो हड़प्पा काल के बाद तक थे। हड़प्पा काल के बाद तक थे, ठीक है। तो सबसे पहला हमने पढ़ा काले और लाल मृदभांड, ये ताम्र पाषाण काल से थे और कहां तक थे, तो हड़प्पा के काल के बाद तक थे, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 2, गौरिक मृदभांड। गौरिक मृदभांड, जो गौरिक मृदभांड हैं, ठीक है ना, ये कब से संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं पूर्व वैदिक काल से। पूर्व वैदिक काल से संबंधित हैं, ठीक है ना। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है गौरिक मृदभांड किससे संबंधित हैं, तो पूर्व वैदिक काल से संबंधित हैं, ठीक है ना। गौरिक का मतलब होता है हल्के से रफ टाइप से, खुरदरे टाइप से, ठीक है। तीसरी हम लोग बात करते हैं चित्रित एवं धूसर मृदभांड। चित्रित एवं धूसर मृदभांड ये संबंधित थे उत्तर वैदिक काल से। किससे संबंधित थे, तो ये थे आपके उत्तर वैदिक काल से संबंधित थे। अब आपको पता है उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी हमारे यहाँ, तो ये हम कह सकते हैं कि लौह काल से संबंधित थे, लौह काल से संबंधित थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ, जो चौथा है हमारा, ये है आपका उत्तरी काली पॉलिश के मृदभांड, ठीक है ना। उत्तरी काली पॉलिश के जो मृदभांड हैं ये कहां से कहां तक के हैं, तो ये जो हैं ये वैदिक काल से लेकर और मौर्य काल तक के हैं। कहां तक के हैं, मौर्य काल तक के हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा चित्रित एवं धूसर मृदभांड की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी, ताम्र पाषाण काल से हुई थी, ठीक है ना। अब ताम्र पाषाण काल और हड़प्पा काल में जो मिट्टी के बर्तन थे वो कैसे थे, काले तथा लाल मृदभांड थे, ठीक है ना। अब दूसरी हम लोगों ने बात की, हड़प्पा के बाद आया आपका वैदिक काल। वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल में कैसे थे, तो गौरिक मृदभांड थे, ठीक है। अब पूर्व वैदिक काल के बाद आया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई तो आ गया लौह काल, यानी कि जो उत्तर वैदिक काल और लौह काल है इसमें जो मृदभांड थे ये कैसे थे, तो इनको कैसा बोला गया, चित्रित एवं धूसर। इनके ऊपर बर्तनों के ऊपर कुछ पेंटिंग्स यानी कि चित्र बनाए जाते थे, ऐसे थे, ठीक है। अब हम इस चित्र से अनुमान लगा सकते हैं कि तब की जो कह सकते हैं टेक्नोलॉजी थी कितनी बेटर थी,
कि ये लोग चित्रकारी भी जानते थे। अब हम लोग बात करते हैं जो लास्ट आपका है वैदिक काल से मौर्य काल तक के जो मृदभांड थे वो कैसे थे, तो वो कैसे थे, उत्तरी काली पॉलिस के मृदभांड थे, ठीक है ना। तो जो उत्तरी काली पॉलिस के मृदभांड हैं वो किस काल से संबंधित हैं, तो वो वैदिक काल से लेकर मौर्य काल तक के हैं, ठीक है ना। अब हम लोग एक पॉइंट की बात करते हैं, एक जगह है जोधपुर। अब जोधपुर कहाँ है, तो राजस्थान में है, जोधपुर राजस्थान, ठीक है ना। जोधपुर राजस्थान से गौरिक मृदभांड की सबसे मोटी परत तो मिली है और उसकी मोटाई कितनी है, लगभग 11 मीटर है। तो राजस्थान से गौरिक मृदभांड की सबसे मोटी परत मिली है और इसकी मोटाई कितनी है, तो लगभग कितनी है, 11 मीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्तन मिले हैं, कहाँ मिले हैं, तो राजस्थान के जोधपुर स्थान पर मिले हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई किसकी, चित्रित एवं धूसर मृदभांड की, ठीक है ना। तो ये इनका क्रम है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लौह युग की, यानी कि आयरन एज की बात करेंगे। अब सबसे पहले हम लोगों ने बात की तो मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी, तो तांबा थी। तांबे के बाद आया आपका कांसा, ठीक है ना। अब कांसे के बाद आया क्या, आपका लोहा। तो जो लोहे का आविष्कार है या लोहे की जो खोज है ये बाद में हुई, ठीक है ना। तो लोहे की खोज कैसे हुई, तो लोहे की खोज बहुत बाद में हुई। अब लोहे की खोज के बाद बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रगति हुई और जो रहन सहन था लोगों का उसमें परिवर्तन आया, जिसके आधार पर एक काल हो गया लौह युग, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा जो लोहे का प्रयोग किया था वो किया था मगध साम्राज्य ने, ठीक है ना। मगध साम्राज्य ने सर्वाधिक लोहे का प्रयोग औजार बनाने में किया था, ठीक है ना, जिसके कारण उनकी कीर्ति जो थी वो पूरे विश्व में फैली थी। तो अब हम लोग बात करते हैं लौह युग की। आयरन एज, ठीक है। अब आयरन एज की बात करते हैं, सबसे पहले लोहे की खोज किसने की, ठीक है ना। तो सबसे पहले लोहे की खोज की थी हिती जनजाति ने, हिती जनजाति में। हम लोग विश्व की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हिती जनजाति में। अब हिती जनजाति थी कहाँ, तो एशिया माइनर में थी, एशिया माइनर में थी, ठीक है ना। अब हिती जनजाति ने जो लोहे की खोज की थी कब की थी, तो ये जो खोज हुई थी लगभग 2000 ईसा पूर्व की थी, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने ये लोग थे जनजाति के लोग, इन्होंने दुनिया से ये बात छुपा के रखी कि इन्होंने लोहे का आविष्कार या लोहे की खोज कर ली है, जो उसका नाम क्या है, तो लोहा है, ठीक है। ये तो एक बात हो गई हिती जनजाति, या कहीं कहीं लिख के होता है हिताइतों द्वारा सबसे पहले लोहे की खोज हुई, एशिया माइनर में हुई। अब एक बार रिमेंबर करिए, हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था एशिया माइनर से, कौन सा पॉइंट था, अभिलेख। जो भारत के संबंध में सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। उसका नाम क्या था, बोगाज कोई अभिलेख, ठीक है ना। उससे इंद्र वरुण मित्र नासत्य देवताओं का उल्लेख मिला है, ठीक है ना। भारत के संबंध में सबसे प्राचीन अभिलेख था और ये एशिया माइनर है कहाँ, तो ये टर्की, इसको हम लोग बोलते हैं तुर्की, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट की बात करते हैं, ये तो बात हो गई सबसे पहली बात हो गई, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें थाईलैंड में एक है बानौच जनजाति, कहाँ है, थाईलैंड, बानौच जनजाति, बानौच जनजाति, इनके द्वारा लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। अब ये जो साक्ष्य हैं ये लगभग कितने पुराने हैं, तो ये लगभग 1600 से 1200 ईसा पूर्व पुराने हैं, ठीक है। ये तो दो बातें हो गई कैसी, विदेशी। अब हम लोग अपने देश की बात करते हैं, ठीक है ना। अपने देश में जो लोहे के साक्ष्य मिले हैं ये लगभग कब से मिले हैं, तो 1000 ईसा पूर्व के पास के मिले हैं, ठीक है ना। अब ये 1000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। अब कौन कौन से साहित्यिक ग्रंथ हैं जहाँ से लोहे का प्रमाण मिला है, ठीक है ना। तो हम लोग अगर बात करें उत्तर वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल के, सबसे पहले हम लोग बात करें अथर्ववेद, ठीक है ना, अथर्ववेद। दूसरा है आपका तैत्तिरीय संहिता, अथर्ववेद। दूसरा क्या है आपका, तैत्तिरीय संहिता।
तीसरा है आपका शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, यहाँ से भी इसके कह सकते हैं कि साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब इन सब में लोहे को कहा क्या गया, जो लोहा है, जो लोहे के साक्ष्य मिले हैं, इसको क्या कहा गया, तो इसको श्याम अयस्क कहा गया। क्या कहा गया, श्याम अयस्क कहा गया। ठीक है ना, क्या कहा गया, इसको श्याम अयस्क कहा गया। जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं अथर्ववेद, तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण, और इन सब में जो लोहे की बात कही गई वो किस नाम से कही गई, श्याम अयस्क के नाम से कही गई। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट, जो लोहे का साक्ष्य मिला है पहली बार भारत में, वो कहाँ से मिला, तो जो भारत में लोहे का प्रथम साक्ष्य मिला है वो अतरंजी खेड़ा से मिला है। अतरंजी खेड़ा। अब ये अतरंजी खेड़ा है कहाँ, तो ये कहाँ है, एटा में है, और एटा में भी कहाँ, किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, तो जो लोहे का प्रथम साक्ष्य भारत में मिला है वो अतरंजी खेड़ा, एटा, उत्तर प्रदेश से मिला है। उसके बाद दूसरी हम लोग बात करते हैं, तो दूसरा जो साक्ष्य मिला है, उसके बाद जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले, तो वो मिले हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर से मिले हैं। ठीक है ना, पहला कहाँ से मिला, अतरंजी खेड़ा, एटा उत्तर प्रदेश से मिले हैं, और दूसरे कहाँ से मिले हैं, तो दूसरे जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, हस्तिनापुर से मिले हैं। ये बात हो गई हमारी किसकी, लौह युग की। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो लोहे की का खोज का जो साक्ष्य है, सबसे पहले किसने की लोहे की खोज, तो हिती जनजाति द्वारा की गई, एशिया माइनर में की गई, लगभग 2000 ईसा पूर्व की गई। इन्होंने लोहे की खोज को छुपा के रखा पूरी दुनिया से। ठीक है ना, काफ़ी सारी बातें प्रचलित हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा प्रमाण कहाँ से मिला, थाईलैंड से मिला। थाईलैंड में बानौच जनजाति थी। ठीक है ना, ये जो बानौच स्थल भी है और बानौच स्थल पर रहने वाले लोग, जिसको बोला गया बानौच जनजाति, ठीक है ना, ये स्थल भी है। वहाँ उस स्थल से जो साक्ष्य मिले हैं वो कितने पुराने, 1600 से 1200 ईसा पूर्व पुराने हैं। ठीक है ना, ये दोनों विदेशी बातें होंगी, हम लोग अपने देश की बात करते हैं। तो कब से माना जाता है, लोहे की खोज की बात कब से मानी जाती है, तो अपने देश में तो 1000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। अब उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद, तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण, इन तीनों ग्रंथों में लोहे का वर्णन मिलता है, और जो लोहे का वर्णन है वहाँ पे किस नाम से है, तो श्याम अयस्क नाम से है। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, अब दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। भारत में जो पहला साक्ष्य मिला है लोहे का वो कहाँ से मिला है, तो वो मिला है अतरंजी खेड़ा, एटा से मिला है। और जो दूसरा साक्ष्य है और इनके उसके बाद के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं, हस्तिनापुर से मिले हैं। तो आज हम लोगों ने बात की ताम्रपाषाण काल की, और ताम्रपाषाण काल के बाद हम लोगों ने जो बात की वो लौह युग की बात की। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हम लोगों का वो रहेगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अभी के तक के जो वीडियो हैं जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा एक कमेंट करिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।